तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैकेनिज्म्स होते हैं आगे जाके हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, एरोमेटिक रिएक्शंस, इन सब के लिए कुछ बेस हमें बनाना पड़ता है, कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए, तभी हमें समझ में आता है। यानी रिएक्शंस को समझने के लिए हमें आईपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म के अलावा कुछ बेसिक्स जानने होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिएक्शंस जो है वो कितने प्रकार की होती है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। उसके अलावा एनर्जी प्रोफाइल को कैसे स्टडी करते हैं, रिएक्शन प्रोफाइल अगर हमारे सामने दिया है तो किस तरीके से उसको स्टडी किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कैसे कंपेयर होती है। उसके अलावा सॉल्वेंट कितने प्रकार का होता है, पोलर होता है, पोलर प्रोटिक होता है, पोलर अप्रोटिक होता है, कैसे उसको पहचाना जाता है। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो है, इस वन शॉट वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाने वाले हैं, और इसके बेसिस पे जो आगे हम वन शॉट करेंगे उसमें बहुत बहुत मजा आएगा। तो इससे पहले मैंने जीओसी का वन शॉट करंट बनाया है, आइसोमेरिज्म का बना दिया है, आईपीएसी का बना दिया है, और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स है। तो जो जो स्टूडेंट सेशन में बच्चों आता जा रहा है, मेक श्योर लाइक्स और कमेंट्स आपके रुकने नहीं चाहिए, और हम फुल जोश में सेशन को जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। यस बच्चों, तो आप सब कैसे हो आप सब बच्चों, हाउ आर यू? ओके ओके, बहुत बढ़िया। हेलो ललित, अरे नहीं भाई लाइव है यार, तभी ठुल्लू लाइव है ये। हेलो पवन, हेलो अंशित, हेलो नव्या, प्रीमियर में अलग से पता लगता है। ओके, हेलो प्रिंस, हेलो हिमेश, हेलो बीएमजे, राधे 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 राधे। भाई सभी प्रभु का नाम लिखे कमेंट सेक्शन में। यस, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे एवरीवन। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी प्रभु का नाम जरूर लिखिए। गुड आफ्टरनून अर्जुन, कैसे हो अर्जुन बेटा, कैसे हो? बढ़िया तैयारी चल रही है? बस फोकस प्रिपरेशन करो, याद रखना, तभी 170-80 तुम लेके आओगे, याद रखना इस बात का। हेलो अनुज, पवन, कब तक हो जाएगा यार? बस मैं लगातार स्पीड से कराए जा रहा हूँ। यस यस एवरीवन, यस अंशित, हेलो पार्थ, नमस्ते, हेलो अभय, हेलो श्रेयस। यस, एंड जो जो बच्चा आता जा रहा है भाई, आते ही क्या करना होता है? हाँ, आते ही भाई लाइक तो बनता है यार सभी का। अभी सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया, मतलब गलत बात है ये। जो जो आते जा रहे हैं सभी बच्चों का एक एक लाइक तुरंत प्रभाव से किया जाए, है ना। पूरे हक से बोल सकते हैं आप सबको यार, हम सब एक ही हैं, तो आपको नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? ओके, तो डू इट। यस एवरीवन, तो भाई चलो शुरू करें, सेशन को स्टार्ट करें। एवरीवन तैयार हो सभी के सभी? चलो बच्चों स्टार्ट करते। देखो यार, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है ना, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है, उसके अंदर सबसे पहले बच्चों हमें जानना होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। जैसे पूरी दुनिया में जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत सारी किस चीज़ से रिलेटेड होती है, क्यों होती है लड़ाइयाँ बताइए? और दुनिया में जो नॉर्मली लड़ाइयाँ होती हैं वो किस कारण होती हैं? फंडामेंटल रीज़न क्या होता है? फंडामेंटल रीज़न होता है पैसा, पैसा, ठीक है। तो उसमें गरीब और अमीर, एक तरह से अमीर जो हैं बहुत, नॉट एवरीवन ही बट, लेकिन बहुत सारे जो काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ भी अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल इसमें यूएस का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि पूरी दुनिया में डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए उसने कितने वॉर्स कराए भी, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व भी हुआ। तो जो अमीर है वो गरीबों के रिसोर्सेज बहुत बार निचोड़ने की कोशिश करता है। यानी सारी लड़ाई जो है वो किस चीज़ के बीच में है? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अमीर और गरीब का खेल है, सारा सारा पैसे के लिए है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों जो सारा खेल होता है ना, वो किस चीज़ का होता है? सारा खेल, जैसे वहां पे पैसे की बात है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट इज ऑल रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। सारा खेल है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स में डेफिशिएंट होते हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। यानी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर हमने पहचान लिया कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, फिर हम रिएक्शन को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यानी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को, किसी भी मैकेनिज्म को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, तो ये फंडामेंटल चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी स्पीसी है जो इलेक्ट्रॉन देने वाली है और ऐसी कौन सी स्पीसी है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली है। तो जो स्पीसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, जहां पे उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो आइए अब हम पहचानना सीखते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को, सीधा पहचानना सीखेंगे, उसके बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना बच्चों? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, सभी कॉपी लेके बैठे हैं ना एवरीवन?
ये सभी की सभी कॉपी लेके जरूर बैठ जाइए, क्योंकि की पॉइंट्स को आपको नोट करना होगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है, सुनते सुनते बोर हो जाएंगे, तो इसलिए की पॉइंट्स को नोट भी करिएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में लिख लीजिए सभी के सभी, एवरीवन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में लिख लीजिए। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी which accepts electron pair. It is electron deficient species which accept electron pair, which accept electron pair, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है ना। और उसके बाद क्या लिखोगे, दे आर लुईस एसिड्स, दे आर लुईस एसिड्स। यही कॉन्सेप्ट लुईस एसिड में भी यूज होता है, दे आर लुईस एसिड्स। और अगली बात क्या लिखनी है आप सभी को, इलेक्ट्रोफाइल में जो फाइल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है फाइल का मतलब, हाँ भाई अंग्रेजी मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है। फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन्स को प्यार कौन करेगा भाई, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, एंड इलेक्ट्रॉन लविंग वो है जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जिनके पास कमी है। आइए अब पहचानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी किस किस तरह की हो सकती है। जैसे कि हो सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बच्चों, या तो हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो, जैसे कि H+ हो गया, जैसे कि हमारे पास NO+ हो गया। जैसे ये हमारा प्रोटॉन है, H+ इज सिंपली प्रोटॉन, प्रोटॉन बोलेंगे। ये NO+ है, इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलेंगे। या हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोनियम आयन है, जैसे कि NO2+ हो गया। या हमारे पास कोई हेलोजन पे प्लस आ गया, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई CH3 पे प्लस आ गया, जैसे एल्काइल प्लस हो गया। इन जनरल इसको मैं क्या बोलूंगा, R+। इसके अलावा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, जैसे कि RC++। ये जो कैटायन है इसका नाम जानते हो क्या, RCO+ वाले को जानते हैं, इसको बोलते हैं असाइलियम आयन। तो भाई आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल या तो इस तरह के पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी हो सकती है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी में आप देखोगे तो यहाँ पे इनका ऑक्टेट या डुप्लेट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि H+ इज हाईली रिएक्टिव। H+ को दुनिया में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारे को भगवान ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, हाइड्रोजन को, छोटू को, और वो भी भगवान ने उससे छीन लिया। तो अब ये बहुत ही रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई। तो इन सब में आप नोटिस करोगे तो जो इसमें एटम है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, उस एटम की ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो लिख लेना इसमें एटम एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लिख लेना इस बात को, एटम एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एटम एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर will have incomplete octet, will have incomplete octet। अब इसके बाद हो सकता है जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, they can be neutral as well। हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास AlCl3 हो गया, या फॉर एग्जांपल इसी फैमिली का जो बोरोन की फैमिली होती है, ये भिखारियों की फैमिली है, यानी इनकी ऑक्टेट क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। जैसे हमारे पास BF3 हो गया, ठीक है। तो AlCl3, उसके अलावा फॉर एग्जांपल BF3, उसके अलावा FeCl3। तो इन सब में आप देख सकते हो कि इनकी ऑक्टेट जो है बच्चों ये इनकम्प्लीट होती है। तो आप चेक करो इनके जो एटम है, एल्यूमिनियम को चेक करो, बोरोन को चेक करो, 6 ही टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास है। होने कितने चाहिए जिंदगी में बताइए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए? जल्दी से बताओ सभी, कमेंट सेक्शन में बताते रहना, फुल इन्वॉल्व रहना, तभी मजा आएगा सेशन का, है ना बच्चों। तो यहाँ पे AlCl3 देखा, BF3 देखा, FeCl3 देखा, इस तरह की स्पीसी जो होती है ये न्यूट्रल है। इसके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रोफाइल स्पीसी होती हैं जो डायरेक्टली ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता, जैसे कि CO2 हो गया या SO3 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। अब इसमें अगर आप देखते हो तो CO2 में ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल क्यों है बता सकते हो? CO2 में ऑक्टेट हमारी कंप्लीट है, कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है, बट व्हाई स्टिल, व्हाई, रीजन क्या है बताओ, जल्दी से सोच के बताओ बच्चों। एवरीवन थिंक अबाउट इट, कमेंट सेक्शन में बताते रहना। इसका रीजन बच्चों ये है कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक तो del+ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इसके पास है, क्योंकि अगल बगल में ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो del+ की वैल्यू काफी स्ट्रांग होगी। अगली बात क्या है, जब यहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये एक्सेप्ट इसीलिए कर पाएगा बिकॉज इसके बगल में पाई बॉन्ड है, तो ये एक्सेप्ट जब करेगा तो एक पाई बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यानी CO2 कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेप्टेंस एंड ब्रेकिंग ऑफ द ओल्डर पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस बेसिस पे बच्चों CO2 हो गया, SO3 हो गया, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आपने देखा, पहचान जाओगे अब देख के इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी, कैन यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछ लेना, यहां तक कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड जो बच्चे सेशन में अभी आते जा रहे हैं, आते ही अटेंडेंस लगाना मत भूलिए, लाइक करते जाइए फुल जोश में। यस एवरीवन, जतिन बोल रहे हैं सर आप 2011 से आगे ही नहीं, एज नहीं कर रहे हो। अच्छा, क्या वैसा ही दिख रहा हूँ क्या 2011 से वैसे ही दिख रहा हूँ क्या?
नहीं यार फर्क तो पड़ा होगा मतलब काफी है जतिन। ओके यस एवरीवन, बताओ भी बच्चों कुछ और कोई डाउट है यहाँ तक तो जल्दी से पूछ सकते हो साथ साथ, और की पॉइंट को लिखते रहना, की पॉइंट्स को लिखते रहना। लास्ट वाला सिंपली इतना है वेदांत, अगर मैं बोलूं लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे CO2 है या फॉर एग्जांपल SO3 है, SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, पर एक तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत है, दूसरा इनके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जिसमें सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से घिरा हुआ होगा, तो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट कब करेगा, एक्सेप्ट करके वो पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, बस इस कारण वो एक्सेप्ट कर पाएगा। यस एवरीवन, आई थिंक अब क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, बिल्कुल श्योरली पार्थ, बस आप मेहनत करते रहो बेटा। ओके टेकाहोलिक ने बोला सर आरसीओ वाला, आरसीओ वाले में कुछ नहीं है, ये कार्बन जो दिखाई दे रहा है, इस कार्बन को देखो, इसके आसपास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये बात है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, नेचुरल सी बात है, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, यस अंशित, लव यू टू एज वेल। ओके अच्छा बच्चों एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी सिटी विलेज कहाँ पे आप इस समय बैठ के सेशन देख रहे हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों, एवरीवन, यस ऑल ऑफ यू। ओके ओके बच्चों, तो ये हो गया अब अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब हम जानेंगे किसके बारे में, अब हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये मैंने आपको बताया, इसके बारे में लिख लेना, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, ठीक है, and it is Lewis base, electron rich species and Lewis base, and it donates electron pair, लिख लो, it donates electron pair to electrophile। किसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देता है, it donates electron to electrophile। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब ये एग्जांपल से समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी they can be negatively charged, they can be neutral as well, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज तो बहुत ही इजीली देख के समझ में आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया OH माइनस हो गया, या फॉर एग्जांपल हमारे पास CN नेगेटिव हो गया, CN नेगेटिव के अलावा हमारे पास HH माइनस हो गया, हमारे पास PHS माइनस हो गया, हमारे पास N3 माइनस हो गया, हमारे पास RO माइनस हो गया, हमारे पास PHO माइनस हो गया। अब ये जो माइनस 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 इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चों, इन सब में जो सेंट्रल एटम है क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो बहुत बढ़िया भाई, गोडाउन में माल बहुत है, माल की बात अगर हम यहाँ पे करें तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, तो गोडाउन में सप्लाई बहुत है, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई बहुत है, और इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए क्या है, आसान है, ठीक है। तो नेचुरली नेगेटिवली चार्ज स्पीसी जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे, हाँ यार हाँ, इनके तो चेहरे पे माथे पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल। माथे पे न्यूक्लियोफाइल कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो माथे पे लिखा हुआ है, तो बात समझ में आई। अब न्यूट्रल को कैसे पहचाने भाई, न्यूट्रल पे कैसे होगा, तो न्यूट्रल में एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि न्यूट्रल में पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, वाटर, पानी। पानी के अलावा नेक्स्ट जो है बेवड़ों की आन बान और शान। बच्चों बेवड़ों की आन बान शान क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। बेवड़े जो है उनके लिए ROH होता है ना। उसके अलावा तो ये पानी हो गया, यहाँ पे हमारे सामने अल्कोहल हो गया। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमोनिया NH3 देख लो, और भी दुनिया भर के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया ईथर हो गया, ठीक है, वी हैव ईथर एज वेल। इसके अलावा एल्कीन हो गया, मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है, मान लीजिए हमारे पास एल्काइन है, हमारे पास मान लीजिए डाइईन है, ये सब की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे न्यूट्रल होने के बावजूद हम कैसे पहचानेंगे भैया, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल आ गया है, कैसे पहचानेंगे हम? तो बताओ कैसे पहचानेंगे? यस, हम पहचानेंगे विद द हेल्प ऑफ, हम पहचानेंगे विद द हेल्प ऑफ, यस, हम पहचानेंगे विद हेल्प ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे ध्यान दो, जो कम मात्रा में होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के पास ध्यान से देखिए बच्चों, बच्चा उस पर डेल माइनस बहुत ज्यादा होगा, बच्चा उस पर डेल माइनस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे भी देखो, यही ऑब्जर्वेशन यहाँ है, यही ऑब्जर्वेशन यहाँ है, यही ऑब्जर्वेशन यहाँ है। तो इन सभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को पहचान पाए कि आप, इन सभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू काफी अधिक है, क्योंकि बगल में ऐसे एटम है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस है। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेंगे। क्या ये बात समझ में आई सभी को? कमेंट सेक्शन में बताइए एवरीवन, ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन। यस, हाँ बहुत बढ़िया। तो पार्शियल नेगेटिव तो आ गया। उसके अलावा देखो इनके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर भी है, डोनेट करने के लिए लोन पेयर भी है। तो बस, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, पार्शियल नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे। आई थिंक ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई ये एल्कीन्स जो होते हैं ना,
एल्कीन, एल्काइन, डाइन, इन सब के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या होता है बच्चों इनके पास? इनके पास होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस कारण ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे पाते हैं। सो एज दे हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सो दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन पेयर क्वाइट इजीली। समझ में आया बात? तो ये होता है भाई न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें कोई डाउट है किसी को बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। यस एवरीवन, कोई बच्चा पूछ सकता है जो पूछना चाहते हो। ओके, क्रेजी इंडियंस भाई आप करके देख लो, करके देख लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको जो खुद को फील आ जाएगी, इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू देन यू विल नो, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, हाँ 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 हाँ। इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं सर क्या वन शॉट में फुल सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेंस का कवर होगा? मेंस एडवांस सबके लिए है भाई ये, दिस इज फॉर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस्ड। ओके, जय श्री कृष्णा शिखर, कैसे हो बेटा? ओके, प्रणव ने बोला सर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना जिस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है वो न्यूट्रल है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे सबके पास लोन पेयर था, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर, तो लोन पेयर का न्यूट्रलिटी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ओके बच्चों, ओके ओके एवरीवन, भाई जो जो आता जा रहा है आते ही अटेंडेंस लगाना ना भूले, लाइक करता जाइए फुल जोश में। यस बच्चों, ऑल द एटीपीएस अक्रॉस द नेशन। ओके ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता लग गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस कितने कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों यहाँ पे रिएक्शंस प्राइमरीली 3 प्रकार की होती है। सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा एडिशन होता है, उसके अलावा एलिमिनेशन होता है, उसके अलावा रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट का एग्जांपल सही नहीं है। ठीक है, ये एलिमिनेशन है, तो ये इसको मैं चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है, इसमें कुछ शब्द यूज होते हैं, तो वो मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। ठीक है, रिएक्शन में जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है एक्स, और एक्स के ऊपर रिएक्शन हो रही है, तो जिसके ऊपर रिएक्शन हम कर रहे हैं ना, दैट स्पीसी इज नोन एज सबस्ट्रेट। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, ये लिख लेना, एक टर्म होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो जमूरा है जिसके ऊपर हम हमला करेंगे, जिसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे। तो सबस्ट्रेट समझ में आया सभी को बच्चों? यस, कमेंट सेक्शन में बताओ। सबस्ट्रेट के ऊपर जो रिएक्शन कराने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों, उसको बोलते हैं रिएजेंट, दैट इज नोन एज रिएजेंट। अब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करके Z बना रहे हैं, मान लो सबस्ट्रेट और ये आपस में रिएक्शन करके Z बना रहे हैं, और ये जो Z है अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट, ये हमारा होता है प्रोडक्ट, है ना। अब इनमें जब रिएक्शन होती है, X और Y में जब रिएक्शन होती है, तो बीच में हो सकता है इंटरमीडिएट बने, हो सकता है ना बने, तो हो सकता है I1 I2 I3 वगैरह बने, हो सकता है ना भी बने। ठीक है, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा Z में। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके गुल खिलते हैं, और ये गुल जो खिलते हैं उसमें क्या बनता है? Z बनता है, प्रोडक्ट बनता है। बीच में कुछ हाईली अनस्टेबल स्पीसी हो सकता है बने, हो सकता है ना बने। अगर वो बनेंगी तो उनको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट बनेंगे बोलेंगे। तो जो हमारा कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल या कार्बीन, नाइट्रीन, इस तरह की स्पीसी बनती है, वो बच्चों क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है। क्या होती है वो? इंटरमीडिएट होती है, राइट। तो रिएक्शन हो सकता है सिंगल स्टेप है, अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप है तो बीच में इंटरमीडिएट्स भी बनेंगे। तो ये बात सभी को समझ में आई कि रिएक्शन हो सकता है सिंगल स्टेप है, हो सकता है मल्टीपल स्टेप है। मल्टीपल स्टेप में बीच में कौन बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। अब रिएक्शन में बच्चों, रिएक्शन के प्राइमरीली 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में हमारे पास क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना बहुत बहुत आसान होता है। तो देखो इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या है कि हमें रिएक्शन समझना नहीं है, हमें रिएक्शन का टाइप समझना है, ताकि कोई भी रिएक्शन देख के हम पहचान पाएं कि किस कैटेगरी में वो फॉल करता है। वो सब्स्टिट्यूशन में फॉल करता है, या वो एडिशन में फॉल करता है, या वो एलिमिनेशन में फॉल करता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बताऊंगा, चारों के पार्ट बताऊंगा, और फिर अपन एग्जाम्पल करेंगे जिसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू फिर उसमें टैग करना आप। ठीक है, फिर मुझे आंसर बताना कि ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है। देखो सब्स्टिट्यूशन में बहुत सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन में एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इस बात को लिख लेना, सब्स्टिट्यूशन में लिख लीजिए सभी के सभी। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, अब इसमें जो रिमूव होता है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। इसमें जो रिमूव होता है उसको बोलते हैं रिमूव ग्रुप। The group which is replaced is known as living group। तो ये है living group। Substitution को बच्चों it is also known as replacement reaction। It is also known as replacement। Replace कर दिया ना हमने OH को, तो it is also known as replacement reaction। अब बात करते हैं addition। Addition के अंदर क्या होता है? एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर पाई बॉन्ड होता है। एडिशन में there is a compound which has the pi bond। पाई बॉन्ड में हमारे पास एल्कीन हो सकता है, एल्कीन के अलावा हमारे पास एल्काइन हो सकता है,
हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। तो एडिशन रिएक्शन मेनली किस में होंगी, इस बात को लिख लेना, एल्कीन, एल्काइन, डाइईन, एल्डिहाइड, कीटोन। अब इन रिएक्शंस में पाई बॉन्ड टूटता है और जो ये हमने रिएजेंट लिया है ये ऐड होता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और रिएजेंट क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, इस बात को लिख लेना, पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड द रिएजेंट इज एडेड। पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड द रिएजेंट इज एडेड। ठीक है, ओके धीरू भाई, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके ओके, शिखर मिलने की इच्छा होता है, ओके 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 पार्थ, ओके ओके ओके, मैं भी बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है सारी बात। तो यहाँ पे अपन एल्डिहाइड कीटोन में पाई बॉन्ड तोड़ के देखो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ब्रोमीन ऐड हो गया। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो एडिशन को पहचानना भी बहुत आसान है। अब एडिशन से रिवर्स क्या होता है, एलिमिनेशन। लिख लो, रिवर्स ऑफ एडिशन इज एलिमिनेशन। लिख लो सभी, रिवर्स ऑफ एडिशन इज एलिमिनेशन। रिवर्स ऑफ एडिशन इज एलिमिनेशन। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलिमिनेशन में ये जो OH दिख रहा है अपने को, ये H जो दिखाई दे रहा है, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करके पाई बॉन्ड आएगा, यानी यहाँ पे ग्रुप रिमूव होके उसकी जगह पे क्या आता है, पाई बॉन्ड आता है। तो एक न्यू पाई बॉन्ड कम्स। एडिशन में पाई बॉन्ड टूटता है, एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एलिमिनेशन में लिख लेना, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन एंड अ न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। या तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा या यहाँ पे एल्काइन बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट का एग्जांपल सही नहीं है, ये तो एलिमिनेशन है। रीअरेंजमेंट का एग्जांपल मान लो हमारे पास एक आइसोमर जब दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है, when one isomer converts to another isomer it is known as isomerization, या उसको rearrangement भी बोलते हैं। तो लिख लो, when one isomer converts to another, when one isomer converts to another it is isomerization और rearrangement। उसको isomerization या उसको बोलते हैं rearrangement। yes everyone, बच्चों कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, कोई भी डाउट आए तो अब पूछ लेना। एल्डिहाइड और कीटोन में भी तो ब्रेक होगा ना, क्यों नहीं होगा धीरू भाई, धीरू भाई अंबानी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, यूनाइटेड किंगडम से वेदांत, क्या बात है, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस, ओके ओके। एक गाना दिमाग में आ रहा, पता नहीं क्यों, है ना, आतिफ असलम का सॉन्ग, वो वाला देखता ना, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। ओके एवरीवन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है। एकदम से पता नहीं मेरे को क्यों ये दिमाग में आया, बट ये सॉन्ग आप किसी को भी डेडिकेट कर सकते हो। आई एम डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू माई गुरु, माई प्रभु, यस, एंड दैट इज द बिलीव्ड फॉर मी। आरबीसी के बारे में एक बच्चा पूछ रहा है, आरबीसी का प्राइस कितना है, ये वो अच्छा अरिजीत सिंह को फेल कर दिया ना, देखा 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 आरबीसी, भाई जो भी बच्चा आरबीसी को ज्वाइन करना चाहता है भाई सीधा ऐप पे जाइए और ऐप पे जाके ज्वाइन कर लो तुरंत प्रभाव से, या हमें कॉल कर लो, ये नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है मत तो वहां से कर सकते हो। और जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है, AOTS को, वो भी सीधा ऐप पे जाइए और खट से ज्वाइन करके तैयारी शुरू करना, टेस्ट सीरीज कर लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, यस यस। हाउ टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, सीधा ऐप पे जाओ यार, ऐप पे जाओ, स्टार बैच सेक्शन में जाओ, वहां से कर लो, ऐप पे या वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, और यस अंशित, बिल्कुल बिल्कुल, यस एवरीवन, ओके, हाँ जी। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया रिएक्शन का टाइप। अब इसके एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और आपको करना है, करने के लिए तैयार हो, सभी तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए बच्चों। तो अभी ना अपन क्या करेंगे, मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे रिएक्शन दूंगा और रिएक्शन का टाइप तुम्हें बताना है मुझे। ठीक है, रिएक्शन का टाइप बताना है कि रिएक्शन कौन से प्रकार की है, किस तरह की है। ठीक है, मिक्स तरह की रिएक्शन होंगी और उसमें आपको बताना है कि ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, मतलब एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन क्या हो रहा है, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो साथ साथ बताते रहना। पहले वाले में क्या आएगा बता देना,
कौन सा टाइप है ये बताना है, ठीक है। एओटीएस में सब है यार, एओटीएस में सब है, पार्टेस वार्टेस सब है, ठीक है। रीअरेंजमेंट का एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, रीअरेंजमेंट का और भी एग्जांपल मिल जाएगा बेटा। लिखते जाओ और पहचानो कि रिएक्शन का टाइप कौन सा है भाई, रिएक्शन का टाइप कौन सा है, देख के पहचानना है, देख के पहचानना है। इस सब के बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा। तो रिएक्शन देख के अगर हम पहचान जाते हैं तो हमारा काफी काम तो हो जाता है, काफी काम हो जाता है, ठीक है। तो इसका पर्पस ये है कि ऑर्गेनिक का कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन दिखाई दे, किसी किताब में दिखाई दे, कुछ भी दे, तो आप देख के एक बार समझ जाओ कि हाँ बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है, बढ़िया, ओके ओके। अन्ना एक बच्चे ने पूछा सर केमिस्ट्री किताब, यार देखो वैसे तो खैर कई सारी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन क्या है कि मैंने जो बुक बनाई थी, मैं आपको तो सबको ट्रांसपेरेंटली बता सकता हूँ कि जो बुक बना रखी है ना मास्टर प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो इस बेसिस पे बना रखी है कि बहुत ही बुलजाई है, मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। तो बाकी जो बुक्स थे उनके इंप्रूवमेंट के बेसिस पे ही उसमें डाले थे, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी उसमें है, तो सब कुछ है। हाँ जी, चलो पहले वाला सभी को क्लियर है क्या? पहले वाले में क्या आएगा? पहले वाले में आएगा एडिशन, पहले वाले में आएगा एडिशन। अगले वाले में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे H हटके क्या आ गया? NO2 आ गया। यहाँ पे क्या होगा? एडिशन। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पे क्या आ गया? Cl आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो ये हुआ रीअरेंजमेंट। ध्यान से देखो, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो Cl को हटा के आयोडीन आ रहा है बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्या हुआ? ये सब्स्टिट्यूशन हुआ बच्चों। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन आपको दिखाई दे रहा है, रिमूवल हो रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, तो क्या हुआ? एलिमिनेशन। क्या हुआ? एलिमिनेशन। और लास्ट वाला बताओ सभी के सभी जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में, लास्ट वाले में क्या होगा? एवरीवन जल्दी बताओ बच्चों। हाँ, ये होगा एडिशन, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट रहा है और पाई बॉन्ड टूट के ब्रोमीन और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये बताओ क्या अब से तुम रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर पाओगे? क्या अब से तुम रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर पाओगे? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी हाँ, अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट के ऊपर, और इसको हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे कर लेते हैं, क्योंकि ये यूज आता है जेईई मेन एंड जेईई एडवांस्ड में, काफी यूज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बच्चों ये है हमारा एनर्जी प्रोफाइल, ये है अब हमारा एनर्जी प्रोफाइल। तो भाई एनर्जी प्रोफाइल होता क्या है? एनर्जी प्रोफाइल होता क्या है? तो देखो, एनर्जी प्रोफाइल में आपको थोड़ा बता देता हूं। ये एक एनर्जी कर्व होता है, ये एक एनर्जी कर्व होता है जो रिएक्शन में एनर्जी के बदलाव होते हैं, जो रिएक्शन के दौरान एनर्जी के चेंजेस होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी प्रोफाइल या एनर्जी कर्व हमें किस बारे में बताता है बच्चों? एनर्जी प्रोफाइल या एनर्जी कर्व हमें इस बारे में बताता है कि एनर्जी के जो बदलाव हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्शंस में कैसे हुए। जैसे यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन्ड भी है, द प्लॉट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स वर्सेस एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई एनर्जी कर्व है, यहाँ पे y एक्सिस पे हमारे पास सिस्टम का एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन का प्रोग्रेस है। इसको टाइम भी लिख सकते हैं या प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं। तो रिएक्शन के साथ साथ एनर्जी के जो बदलाव हुए, मान लीजिए एनर्जी के बदलाव कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये इनिशियली हमारे पास कौन था? रिएक्टेंट था, और ये जो फाइनली बना ये क्या था? हमारे पास प्रोडक्ट था। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने तक जो एनर्जी के बदलाव होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल और एनर्जी कर्व। तो इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो। द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आर represented by energy curve, are represented by energy curve और energy profile, are represented by energy curve और energy profile, ठीक। तो इस तरह का मान लो एक एनर्जी प्रोफाइल है।
अब इस एनर्जी प्रोफाइल से हमें क्या क्या मिल जाएगा, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द एनर्जी प्रोफाइल, तो इसको देख के हमें क्या क्या पहचान में आएगा, तो आइए वो देखते हैं। लिख लो, फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स, फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स ऑब्टेन्ड, फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स ऑब्टेन्ड बाय एनर्जी कर्व, फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी कर्व। अब देखो बच्चों, सबसे पहली चीज हमें पता लगती है कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनका एनर्जी लेवल हमें पता लग गया, तो हमें दिख गया कि रिएक्टेंट यहाँ पे एनर्जी लेवल है, तो इसका मतलब इतना एनर्जी ओवरऑल रिएक्शन में कम हो रहा है, यानी इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये हमें एंथैल्पी चेंज के बारे में बता रहा है, ये रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के बारे में बच्चों हमें बता रहा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, यानी रिएक्शन क्या हुई बच्चों, एक्सोथर्मिक हुई। क्या हुई बच्चों, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज हमें क्या समझ में आती है रिएक्शंस के थ्रू, एनर्जी प्रोफाइल के थ्रू, कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो पहला पैरामीटर हमें ये पता लगता है। अब क्लियरली वो कैसे पता लगता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देखिए और उस एनर्जी लेवल के बेसिस पे यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे क्या है। यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल I1 है, ये पॉइंट जो है ये I2 है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बच्चों जो ये बीच में वैलीज आती हैं, यानी जो लोअर मोस्ट पॉइंट आते हैं, ये हमारे इंटरमीडिएट होते हैं। तो अगली चीज हमें किस बारे में पता लगती है, हमें पता लगती है हर स्टेप के बारे में कि रिएक्शन में कितने स्टेप्स हैं। तो जितने ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जितने एनर्जी हिल दिखाई दे रहे हैं, उतने स्टेप्स हैं। ये बच्चों स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है। तो लिख लो अगला पॉइंट, नंबर ऑफ एनर्जी हिल्स। नंबर ऑफ एनर्जी हिल्स अगर आप लिखोगे तभी काम बनेगा, आलस करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, देखते रहोगे ऐसे ही बेवड़ों की तरह, कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो लिख लो नंबर ऑफ एनर्जी हिल्स, नंबर ऑफ एनर्जी हिल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एनर्जी हिल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। ये रिएक्शंस में जितने स्टेप्स हैं वो हमें इसको देख के पता लग जाते हैं। आजकल एनर्जी हिल्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जेईई में आए हैं रिसेंटली। तो अब हमें पता लगे इतने स्टेप्स हैं। अगली चीज हमें क्या पता लगती है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स लिख लो, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो भाई यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो ये पॉइंट्स आते हैं, जो ये वैलीज आती है, जो ये बीच में वैली आती है, नंबर ऑफ एनर्जी वैली। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आते हैं लोअर मोस्ट, ये हमारे इंटरमीडिएट्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास n है तो बच्चों इंटरमीडिएट्स जो आएंगे दे विल बी n-1। इफ नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू n, जैसे यहाँ पे 3 स्टेप्स है तो इंटरमीडिएट हमारे पास 2 होंगे। इंटरमीडिएट आप सभी को याद है ना क्या होता है, जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है वो होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके अलावा हमें क्या बताता है, स्टेप्स हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अब हमें ये बताता है RDS के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात है RDS के बारे में जानते हो क्या? RDS होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लोवेस्ट स्टेप। ऐसा स्टेप जिसमें एनर्जी मैक्सिमम लगती है, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो पहाड़ सबसे ऊंचा है वहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है। यानी इसका कौन सा स्टेप एनर्जेटिकली हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, विच स्टेप इज एनर्जेटिकली मोस्ट चैलेंजिंग टू अस, द सेकंड स्टेप इज मोस्ट चैलेंजिंग टू अस। तो बच्चों इसका RDS जो होगा दैट इज सेकंड स्टेप। तो लिख लो RDS इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड इज द स्टेप हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हमारा RDS होगा, यानी सबसे डिफिकल्ट स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो बस ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एनर्जी कर्व से पता लगती है। तो हमें पता लग गया नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में, हमें एक्सोथर्मिक के नेचर ऑफ द रिएक्शन पता लग गया। तो ये सारे पैरामीटर्स हम इसको देख के पहचान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे देखो, विदाउट एग्जाम्पल काम नहीं चलेगा, तो अगले एग्जाम्पल में हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब इसमें आप सभी को जवाब देना है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। सबसे पहले सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि यहाँ पे बच्चों जो हमारा रिएक्शन का नेचर है वो क्या है, बताओ। एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? सभी बताएंगे रिएक्शन का नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? यस एवरीवन, ओके है ना? ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यस। तो पहला नेचर पता लग गया सभी को, पहला नेचर पता लग गया आप सभी को। यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, नाइस। एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे अपन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे एनर्जी एक्चुअल में इंक्रीज हो रही है, तो यानी एनर्जी सिस्टम में आ रही है। तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो एंडोथर्मिक हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, ओके। नहीं, इट डजंट मैटर यार, एवरीबडी इज बेस्ट। जो भी बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, एवरीबडी इज बेस्ट। यस, एवरीवन इज गुड एंड एवरीवन इज सेम, द वन ओनली। यस, सो इट डजंट मैटर। ओके बेटा,
ठीक है, और बाकी जो बच्चे सब पढ़ाई पे ध्यान दें वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स बताओ, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, जल्दी से बताओ सभी, कितने स्टेप्स इसमें आ रहे हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर एवरीवन, जल्दी से सभी के सभी कमेंट सेक्शन में बताइए, नंबर ऑफ स्टेप्स कितना आ रहा है। यस 1 2 3 4, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितना इंटरमीडिएट आ रहा है, कौन कौन सा इंटरमीडिएट है बताओ कितने आ रहे हैं, 1 2 3, और आरडीएस समझ में आया कौन से वाला स्टेप है, विच स्टेप इज आरडीएस। यस, ये थर्ड वाला स्टेप जो है बच्चों, ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, थर्ड स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अच्छा, ये जो पहाड़ की चोटी होती है ना हर स्टेप की, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हर पहाड़ की जो चोटी होती है, जो टॉप होता है, एनर्जी टॉप, दीज आर द ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट लिख लेना, ट्रांजिशन स्टेट इज एनर्जी टॉप, ट्रांजिशन स्टेट इज एनर्जी टॉप। ओके पार्थ, वेदांत, जसबीर एंड एवरी वन ऑफ यू। यस अंशित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। हाँ जी, तो ये फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, एनर्जी कर्व की बात हो गई, अब हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। अब हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। सभी हेडिंग लगाइए जल्दी से, लिविंग ग्रुप, सभी हेडिंग लगाओ जल्दी से, लिविंग ग्रुप, सभी हेडिंग लगाइए लिविंग ग्रुप। देखिए बच्चों, लिविंग ग्रुप क्या होता है। लिविंग ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो ग्रुप रिमूव होता है या रिप्लेस होता है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, राइट। सो लिविंग ग्रुप या तो एक ऐसा एटम है या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है विच इज रिमूव्ड और रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो रिप्लेस या रिमूव होता है उसको बोलते हैं हम लिविंग ग्रुप। तो लिख लो, लिविंग ग्रुप इज एन एटम, लिविंग ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, लिविंग ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is removed or replaced in a reaction, which is removed or replaced in a reaction। जो एक रिएक्शन में रिप्लेस होते हैं, रिमूव होते हैं, उनको बोला जाता है लिविंग ग्रुप, उनको बोला जाता है लिविंग ग्रुप। यू गॉट द पॉइंट? यस। तो भाई लिविंग ग्रुप समझ में आया, लिविंग ग्रुप समझ में आ गया। अब विद एग्जांपल, अब क्या होता है वो तो क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है कि हाउ टू कंपेयर द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, यानी ऐसा कौन सा लिविंग ग्रुप है जिसको बोलते हैं कि हाँ यार ये जो लिविंग ग्रुप है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। व्हाट इज अ गुड लिविंग ग्रुप? एक लिविंग ग्रुप अच्छा कब कहलाया जाएगा? तो लिविंग ग्रुप अच्छा कब कहलाया जाएगा? तो बच्चों वो अच्छा तब कहलाया जाएगा जब वो निकलने के बाद स्टेबल रहे। अ लिविंग ग्रुप इज गुड व्हेन आफ्टर इट्स रिमूवल इट इज स्टेबल। तो लिख लो, अ लिविंग ग्रुप इज गुड, अ लिविंग ग्रुप इज गुड व्हेन आफ्टर इट्स रिमूवल इट इज स्टेबल, व्हेन आफ्टर इट्स रिमूवल इट इज स्टेबल। जब उसके रिमूवल के बाद वो स्टेबल होता है, जब उसके रिमूवल के बाद वो स्टेबल होता है तब उसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप, देन इट इज नोन एज गुड लिविंग ग्रुप। यस। ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होता है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होता है कि किस कारण रिएक्शन आगे बढ़ रही है, व्हाट इज द मेन फैक्टर बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, जैसे हमें ये हम सेशन क्यों कर रहे हैं, या ये फॉर एग्जांपल हम ये समय क्यों लगा रहे हैं, ये समय हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपका भला हो, ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट कर पाओ। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन। आप इस समय सेशन के सामने इसलिए बैठे हैं ताकि फाइनली आप रियल एग्जाम में अच्छा कर पाओ। तो ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है, और वो हम क्यों करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम आगे करियर में अच्छा कर पाएं। अच्छा कर पाएंगे तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, हम लोगों की सेवा कर पाएंगे, हम खुद की भी कुछ इच्छाएं जो है उसको पूरी कर पाएंगे। तो दैट इज द ओल रीजन, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। ओके बच्चों, चलो तो भाई लिविंग ग्रुप ये तो समझ में आ गया कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। अब अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है ये लिख लिया ना आपने। अ गुड लिविंग ग्रुप इज वन विच इज रिमूव्ड, अ गुड लिविंग ग्रुप इज वन विच इज रिमूव्ड, which is stable after its removal, which is stable after its removal। अब आइए क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से सारा फंडा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हेलोजेंस की बात करते हैं, एक बार फ्लोरीन, एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन। हमें अब इनका लिविंग टेंडेंसी कंपेयर करना है, चेक करना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप बेस्ट है। तो व्हाट इज द वे? तो उसका तरीका यही है कि रिमूव करके देखो। रिमूव करोगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा F माइनस, यहाँ पे आएगा Cl माइनस, यहाँ पे आएगा Br माइनस और यहाँ पे आएगा I माइनस। अब इन चारों में अगर हमें कंपैरिजन करना है कि इन चारों के अंदर हमारा सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना होगा। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर द लिविंग टेंडेंसी, रिमूव द ग्रुप, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ग्रुप बच्चों वहाँ पे आ जाएगा माइनस 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 एंड देन कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, एज यू कैन क्लियरली सी की स्टेबिलिटी यहाँ सबसे अधिक I माइनस की होगी। द रीजन बीइंग डाउन द ग्रुप ऑलवेज द मेजर फैक्टर इज साइज, डाउन द ग्रुप मेजर फैक्टर साइज होता है।
तो आई का साइज बहुत बड़ा है, तो इस कारण जो चार्ज है वो बहुत इजीली डिस्पर्स हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होंगे तो उनमें रिपल्शंस कम होंगे। तो बिगर द साइज ग्रेटर द स्टेबिलिटी, हैंस यही लिविंग ऑर्डर, लिविंग टेंडेंसी होगी। तो इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन है। और फ्लोरीन को निकालना ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फ्लोरीन रिप्लेसेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगला लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास OH है और यहाँ पे OH2+ है। चेक करिए विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, कौन सा बेहतर लिविंग ग्रुप है इन दोनों में, OH एंड OH2+ में। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल भी बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास OH2+ है और हमारे पास बच्चों यहाँ पे N2+ है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कौन सा बेटर है, कौन सा बेहतर लिविंग ग्रुप है, OH या OH2+। यहाँ पे देखिए OH2+ या N2+, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, वो देखते हैं। क्वेश्चन से ही समझ में आता है यार, वैसे समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन से ही समझ में आता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे OPH है, या मान लीजिए हमारे पास OC⋅OPH है, इसको निकालना चाहते हैं। मैंने सर्कल करके बता दिया है कौन से ग्रुप की बात हो रही है, सर्कल करके मैंने बता दिया है कौन से ग्रुप की बात हो रही है। OTS क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको, दिस इज OTS TS माइनस, वो अपन बात कर लेंगे। हाँ बच्चों बताओ, एवरीवन 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 एवरीवन, यस OH2+, क्योंकि निकलने के बाद ये न्यूट्रल है, ये निकलने के बाद न्यूट्रल है और ये निकलने के बाद नेगेटिवली चार्ज है, तो नेचुरली द न्यूट्रल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज। सो दोज लिविंग ग्रुप्स व्हिच आर न्यूट्रल आफ्टर देयर रिमूवल, दोज लिविंग ग्रुप्स व्हिच आर न्यूट्रल आफ्टर देयर रिमूवल आर मोर स्टेबल, नेचुरली वो ज्यादा स्टेबल होंगे। यू गॉट द पॉइंट बच्चों, बात समझ में आई? यस। यहाँ पे अगर हम बात करें H2O है और यहाँ पे N2 है, इन दोनों में बेटर कौन सा होता है बताओ, जल्दी से बताओ एवरीवन। यस OTS में बता दूंगा, OTS में बता दूंगा, I'll tell you मैं बता दूंगा। यस एवरीवन, देखो भाई यहाँ पे इन दोनों में N2+ इज, N2 जो है ना ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है। N2 जो है ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये आता ही क्यों है? ये आता ही इसलिए है जाने के लिए। ये आता ही क्यों है बच्चों? जाने के लिए। ठीक है, फंडा समझिए, ये आता ही क्यों है? जाने के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये गैशियस होता है, ये गैशियस होता है, तो गैशियस जो है वो रिएक्शन से बहुत फुर्र करके मजे से निकल जाता है और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसमें आपने सुना होगा कि अगर हम प्रोडक्ट से किसी चीज को निकाल देते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे गैसियस लिविंग ग्रुप होने का बहुत फायदा होता है। तो N2 में हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से एनर्जी रिलीज बहुत होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट द लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो वेरी गुड। तो N2 इज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, है ना। यहाँ पे इन दोनों में OPH कौन से वाला बेटर होगा? नीचे वाला OC⋅OPH, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप उसको निकाल के देखिए, रिमूव करके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि यहाँ पे बेटर जो होगा वो कौन से वाला होगा? नीचे वाला बेटर होगा। अब बात करते हैं OTS-ONS। ये जो OTS है टोसिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं टोसिल ग्रुप, है ना बच्चों। और ये जो होता है ये नोसिल ग्रुप होता है। और नॉर्मली इसको हम इग्नोर करते थे, लेकिन आजकल इससे क्वेश्चन जेईई मेन में भी आने लग गया। तो थिंग्स कैन कम, यानी एडवांस्ड वाली कई चीज़ें जो है वो बच्चों जेईई मेन में भी आ जाती है। तो वी नीड टू बी केयरफुल, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें या थोड़ा ये करना पड़ता है, वी हैव टू डू इट। ओके, अब मैं OTS के बारे में आपको बता रहा हूँ एवरीवन। हाँ भाई, बाकी जो जो स्टूडेंट सेशन में आता जा रहा है आते ही लाइक करते जाइएगा फुल जोश में। यस एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अब OTS के बारे में बता देता हूँ। ये होता है टोसिल ग्रुप, ठीक है। टोल्यूइन सल्फोनिल को टोसिल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये टोल्यूइन है, आप देखो बेंजीन पे CH3 टोल्यूइन। और सल्फोनिल क्या होता है? सल्फोनिल ऐसा होता है, S पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O पे माइनस। तो O पे माइनस, यानी जब इसको निकाला तब ये ऐसा बना, तो ये होता है टोसिल। और ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कितना अच्छे से रेजोनेंस कर रहा है। इट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहाँ पे भी बेंजीन के साथ भी। तो बेंजीन के साथ तो खैर ये नेगेटिव नहीं पहुंच पाएगा उतना, पर लेकिन स्टिल इट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हेंस इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। बहुत अमेजिंग लिविंग ग्रुप होता है बच्चों। सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है, तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अगर हम बात करें ONS, तो यहाँ पे CH3 की बजाय NO2 होता है, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है नाइट्रो। तो इन दोनों में बेटर कौन सा होगा? नाइट्रो वाला, बिकॉज नाइट्रो वाले ग्रुप का -M और -I ज्यादा होगा,
हेंस वो इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो आपने देखा कि जो टोसिल टाइप के ग्रुप होते हैं, टोसिल, नोसिल, ये सब क्या होते हैं, दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। लिख लेना, दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, लिख लो सभी इस बात को। और नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये मतलब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लिख लेना इस बात को। EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द लिविंग टेंडेंसी। लिख लो, EWG दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द लिविंग टेंडेंसी। वो लिविंग टेंडेंसी को इंक्रीज करता है, लिविंग टेंडेंसी को इंक्रीज करता है बच्चों। बात क्लियर है सभी को? ओके, सो भाई अब फाइनली हम आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पड़ाव पे, जो है सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट की बात करने वाले हैं कि भाई सॉल्वेंट जो होता है ये क्या होता है और कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में सॉल्वेंट को देखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे प्राइमरीली हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। रिएक्शन जो है वो गैसियस फेज में भी हो सकती है, सॉलिड्स पे भी कई बार रिएक्शन हो जाती है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे प्राइमरीली सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों जिसमें रिएक्शन कैरी आउट की जाती है। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। तो लिख लो, सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। अब रिएक्शन में जो सब्सटेंस है बच्चों इस बेसिस पे लिया जाता है, इस बेसिस पे लिया जाता है ताकि रिएक्शन में फेवरेबल आउटकम आए। तो लिख लो, सॉल्वेंट इज टेकन इन सच अ वे, सॉल्वेंट इज टेकन in such a way, solvent is taken in such a way that desirable outcome occurs, in such a way that desirable outcome occurs। ठीक है, उस बेसिस पे है कि डिजायरेबल आउटकम आए, इस कारण इस बेसिस पे सॉल्वेंट चुना जाता है। जैसे कि क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट मैचेस के अंदर जो नॉर्मली बहुत बार ऐसा होता है कि पिचेस इस तरीके से लाई जाती हैं ताकि वो जो मेज़बान है यानी जो मेन टीम है, होम टीम है, उसको हेल्प मिले। नॉर्मली पिचेस आर लाइक दैट एंड ग्राउंड इज लाइक दैट। ठीक है, तो सिमिलरली सॉल्वेंट इज टेकन इन सच अ वे कि जो हमें चाहत है, जो हमें बनाना है, जिसकी यील्ड हमें अच्छी करनी है, उसके हिसाब से सॉल्वेंट को चुना जाता है। अब ये एक अलग फैक्टर है कि किस सॉल्वेंट को कब चुने, लेकिन पहले हम जान तो पाएं कि भाई सॉल्वेंट किस किस प्रकार के होते हैं। तो अभी अपना पर्पज ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स आर देयर, किस तरह के सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं। तो सॉल्वेंट्स बच्चों दो तरह के प्राइमरीली होते हैं। एक वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, एक वो होते हैं जिनका ओवरऑल डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। नेचुरली जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, मैं क्या बोलूंगा उनको, पोलर बोलूंगा, नॉन पोलर बोलूंगा। भाई जिनका जीरो होता है नेचुरली दे आर नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर। और जिनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है बच्चों, नेचुरली उनका नाम क्या होगा, पोलर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नॉन पोलर में, तो बच्चों नॉन पोलर में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो काफी कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि CCl4। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो CCl4 का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन में भी आप इसका बना सकते हो, स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा। सिमिलरली बेंजीन में भी ऐसा होगा। तो इस तरह के सॉल्वेंट कभी कभी यूज करते हैं, बेंजीन को भी एज अ सॉल्वेंट भी यूज कर लिया जाता है। ये जो सॉल्वेंट होते हैं ना बच्चों नॉन पोलर, ये नॉर्मली रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करते, रिएक्शन हो जाती है इसमें लेकिन खुद से पार्टिसिपेट नहीं करते, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो लिख लेना, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस, दे डोंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द रिएक्शंस, दे डोंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द रिएक्शंस। थैंक यू राज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके 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 ओके। हर ऋतिक वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच में, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, अच्छी चल रही है? बल्किनेस का फैक्टर नहीं होगा लिविंग ग्रुप में। मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ, लिविंग ग्रुप में सॉल्वेंट का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। लिविंग टेंडेंसी इज सेम, लिविंग टेंडेंसी इन द सेंस द लिविंग टेंडेंसी ऑर्डर इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्वेंट। और बल्किनेस से लिविंग का कोई असर नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे असर पड़ता है, ठीक है अंशित, समझ में आया, उस पर फर्क पड़ता है। ओके ओके बच्चा, ओके एवरीवन। तो अब नॉन पोलर समझ में आ गया, पोलर की बात करते हैं। तो पोलर में बच्चों पोलर कैसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैटेगरी में यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया,
या हमारे पास कोई अल्कोहल हो गया जैसे कि मिथेनॉल हो गया, या हमारे पास फॉर एग्जांपल इथेनॉल हो गया, या हमारे पास कोई एसिड हो गया फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड। ध्यान से देखो ये सारे के सारे पोलर हैं, इन सबका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो पोलर का ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है बच्चों, ये ऐसा कैटेगरी है जिसमें दे आर कैपेबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो इनको बोलेंगे पोलर प्रोटिक। सो दीज आर प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन से लिंक यानी हाइड्रोजन से लिंक, यानी प्रोटिक वो हुए, पोलर प्रोटिक वो हुए, वो पोलर सॉल्वेंट जो H बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहां ऐसा हाइड्रोजन अवेलेबल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि HF हो गया, सो दे कैन मेक H बॉन्ड। अब दूसरे पोलर सॉल्वेंट बच्चों ऐसे हैं जो H बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने एसीटोन हो गया। एसीटोन के अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास DMSO हो गया। ये DMSO का फुल फॉर्म पता है क्या आपको? डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ DMSO? इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड इसका होता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये DMS होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड होता है। उसके अलावा हमारे पास क्राउन ईथर्स भी होते हैं, क्राउन ईथर्स भी होते हैं हमारे पास, इस तरह के एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि वी हैव समथिंग लाइक जैसे ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद कुछ ऐसा, फिर ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास कुछ ऐसा, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास कुछ ऐसा, फिर ऑक्सीजन है। तो इस तरह के क्राउन ईथर्स भी होते हैं, है ना। तो ये क्राउन ईथर भी जो होते हैं बच्चों, ये भी क्या होते हैं, सारे के सारे दीज आर पोलर अप्रोटिक। तो ये क्या हुए, सारे के सारे अप्रोटिक। अप्रोटिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये H बॉन्डिंग नहीं बना सकते, बिकॉज दे कैनॉट फॉर्म H बॉन्डिंग। तो इस तरह के एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ईथर हो गया, डाईइथाइल ईथर, DEE, डाई मिथाइल ईथर, ये डाई मिथाइल ईथर है ना। तो DMSO ये हो गया, DMF भी होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF बोलते हैं इसको, है ना। एक ट्रिक मैं आप सभी को इसमें बताना चाहता हूं, एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स को पहचानने के लिए, बड़ा अच्छा ट्रिक है। एब्रीविएशन का मतलब जानते हो क्या? एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स। तो अगर शॉर्ट फॉर्म दिया हो ना कभी, DMSO, DMF, HMPT, HMPA, इस तरह के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, DMA, DMF, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स अगर आ जाए तो समझ जाना कि वो पोलर अप्रोटिक है, वो समझ जाना पोलर अप्रोटिक है, ठीक है। तो एब्रीविएशन इज यूज्ड, देन पोलर अप्रोटिक तो है ही, तो इट मेक्स थिंग्स इजियर। अगर हमें पता भी नहीं है कि DMF का फुल फॉर्म क्या है या DMA का फुल फॉर्म क्या है, पर अगर हमें जानना है, पहचानना है कि वो पोलर प्रोटिक है या अप्रोटिक है, तो देन वी कैन डू इट, हम उसको कर सकते हैं। यस एवरीवन, बात समझ में आई क्या सभी को, है ना। तो ये फंडा होता है, दिस इज द फंडा। ओके, राम राम स्पार्क दिया। H बॉन्डिंग क्यों? H बॉन्डिंग क्यों का क्या मतलब है? मतलब H बॉन्डिंग यहाँ पे इन सब में नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि H बॉन्डिंग के लिए ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए हमारे पास विच इज कनेक्टेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐसा अवेलेबल है जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा है तो वो H बॉन्डिंग बना सकता है, नहीं तो H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना। ओके भाई, जो भी बच्चा अब सेशन में आता जा रहा है, मेक श्योर यू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, मेक श्योर यू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन राइट नाउ। ओके बच्चों, ओके तो इस तरीके से बच्चों सॉल्वेंट जो है ना, आप देखते ही पहचान सकते हो कि कौन सा प्रोटिक है, कौन सा अप्रोटिक है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है। तो रिएक्शंस में घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है, अब आप कुछ भी कर सकते हो, है ना बच्चों। तो आज के वन शॉट में हमने कई सारी चीजें जान ली हैं, हमने यहाँ पे काफी कुछ जान लिया, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट्स, टाइप ऑफ रिएक्शंस, काफी कुछ जाना। होपिंग दैट यू एंजॉयड इट बच्चों। अब मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो, है ना। और आप में से जो भी बच्चा बच्चों RBC में आना चाहता है, क्रैश कोर्स में आना चाहता है, तो एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए सीधा क्या करना है, ज्वाइन करना है आपको जाके ATP स्टार वेबसाइट ऐप पे जाके, तो टेस्ट सीरीज शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देना आज ही शुरू कर दो बच्चों। अब आई विल गाइड यू, तो किसी को अगर गाइडेंस चाहिए तो दे कैन आस्क। DMA, DNA नहीं, DMA होता है वेदांत, वो भी अप्रोटिक होता है। क्राउन ईथर, टेकोहॉलिक, इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिसमें क्राउन से रिजेंबल करते हैं वो, और जिसमें ईथर साइक्लिक ईथर होते हैं ये बेसिकली, है ना। सेशन ये हो गया भाई, आज का तो हो गया, यस यस यस, कर लिया अपन ने सारा, तो सेशन लंबा क्यों, हमने सारी चीज कर तो ली, वी डिड एवरीथिंग, यस यस यस। दीनदयाल का क्या है बेटा? दीनदयाल आपका मेरे को डाउट दिख नहीं रहा है यार, पता नहीं क्यों, वाई, आई एम नॉट श्योर।
राजेश, ये जो इंसान खड़ा है इसकी किताब ले लो, ठीक है। उन दोनों बुक्स में कई सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट हैं, कई सारे क्वेश्चंस, काफी सारे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। अनुज ने बोला सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एलिमेंट देन पोलर प्रोटीन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, मतलब इफ हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू FON, if H is not directly attached to F1 then this is the case, ठीक है, ओके। युवांश, आप बेटा अपने पे ध्यान दो ना, आप खुद पे क्यों नहीं ध्यान देते? कम है ज़्यादा है क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हुई है, एंड शिक्षा की बात है यहाँ पे, डजंट मैटर वेदर दे आर 1 और वेदर दे आर 1000, ओके। तो खुद पे ध्यान दो, आपका करियर अभी बनना है, यहाँ पे तो करियर बन के बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप खुद पे ख्याल रखिए, खुद पे ध्यान दीजिए, कहीं और पे ध्यान मत दीजिए, ओके। ओके सिद्धार्थ, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ओके। नेक्स्ट सेशन जो है वो कब होने वाला है, बताओ बताओ, आप ही बताओ कब होने वाला है। सोनी का यार सर OCOPH क्यों बेटर लिविंग ग्रुप था? अरे भाई ये OCOPH क्या है? ये है बेंजोएट आयन, PHC डबल बॉन्ड O-, इसका रेजोनेंस कितना इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना उसमें, CO- के अंदर रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव होता है ना, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बढ़िया रहता है, ओके। थैंक यू टेकोहलिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनुज, थैंक यू अंशित, ओके। और भी कुछ पूछना चाहते हो बच्चों, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यू कैन आस्क, अभी पूछ लो 5 मिनट, एंड देन कुछ भी गाइडेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ओवरऑल कुछ भी पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क, ओके वेदांत, ओके ओके, थैंक यू। न्यूक्लियोफिलिसिटी यार अपन आई थिंक किसके साथ करें, अपन अलग से भी कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी अपन, यस रिकिता, यस इट्स अवेलेबल, अमेजोन पे तो अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट फ्लिपकार्ट, यस। रिवीजन कैसे करें? मैं एक वीडियो बनाता हूँ इससे रिलेटेड, है ना, रिवीजन करने के हिसाब से। रिकिता आप सर्च कर लो, आई थिंक इट शुड बी अवेलेबल, टेकाहोलिक एज यू से, मतलब अपने आप देख लो ना, 2-4 वीडियोस देख लो जहां पे सिंक बैठे, वो कर लीजिए, ओके। ओके सिद्धार्थ, ओके, बहुत बढ़िया। PYQs कर लो साथ साथ, बिल्कुल कर लो, बिल्कुल। ये संशित प्लान तो कर रहा हूं मैं, यस आई एम प्लानिंग फॉर दैट एज वेल। निम रिएक्शन प्रैक्टिस से याद होगी वेदांत, वैसे याद नहीं होगी, वैसे याद नहीं होता, ऐसे रटने से नहीं होता, पहले तो समझना होता कंसेप्ट और फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी होती है बहुत सारी, तो तब होता है, ओके। सोनी मल्लिका पूछ रही है सर इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद कैसे होंगे? काफ़ी कुछ तो यार समझ में आ जाते हैं, काफ़ी कुछ समझ में आते हैं, बाकी प्रैक्टिस से ही याद होते हैं। जब हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तब हमें थोड़ा याद हो जाते हैं, पर सारे के सारे फिर भी डिफिकल्ट होते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी, विद मोर प्रैक्टिस दैट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली वे बच्चा। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का लिंक रिडॉक्स चैप्टर से है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रिडॉक्स का हाँ थोड़ा यूज तो आ सकता है यार, बहुत गहरा तो नहीं पर थोड़ा यूज इट कैन कम, इट कैन कम। रिकिता अगर रिएजेंट्स की बात करें ना तो ऑल द रिएजेंट्स इन वन शॉट मैंने मिनी शॉट बना रखा है, आप सबने शायद मेरे मिनी शॉट देखे हो, मे बी मिनी शॉट आपको पता है क्या, मिनी शॉट वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हो, उसमें मैंने ऑल द रिएजेंट्स और कई सारे बना रखे रिवीजन वीडियोस, यस। टेकाहोलिक, यस यार, अभी तो प्लान है ही, अब तो एक एक करके सारा मेरे को बनाना ही है, बना ही रहा हूँ मैं एक एक करके। अब कल हाइड्रोकार्बन होगा, कल हाइड्रोकार्बन करने वाले अपन लोग, है ना। एनसीईआरटी यार रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहता है, RAD बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी बच्चों, कुछ और पूछना है, कुछ और पूछना है, एनीथिंग एल्स? रिवीजन के लिए तो वन शॉट अच्छा रहता है यार, बहुत अच्छा रहता है, लेक्चर्स तो बहुत लंबे हो जाते हैं, लेक्चर से कितना करोगे,
लेक्चर ही देखते रह जाओगे। तो रिवीजन, वन शॉट इज मेंट फॉर रिवीजन ओनली। वन शॉट का मतलब ही वही होता है। कपनी रिएक्शन में कपलिंग कैसे होती है, इंदिरा डे ने पूछा। यार ये तो जब कपलिंग करेंगे तभी बात करेंगे, अभी तो मैं ऐसे हवा में तो नहीं बता सकता। हाँ, हाइड्रोकार्बन का कल आएगा वन शॉट। यस, हाइड्रोकार्बन का कल आएगा वन शॉट। अच्छा बच्चों, एक बार खुल के बताओ, दिल से बताओ कि हाउ इज द सेशन गोइंग ऑन, मतलब आर दे रियली हेल्पफुल फॉर यू, आर दे इम्पैक्टफुल फॉर यू? क्या आपको वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है आप तक, है ना? जो मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दिल से। तो एक बार जस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना सभी के सभी दैट हाउ हेल्पफुल दे आर फॉर यू इन एक्चुअलिटी। यस, इट एक्चुअली मैटर्स, इट्स मैटर्स, क्योंकि जो काम कर रहे हो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालना चाहिए, तभी अदरवाइज इट डजंट मैटर। ओके, हर्ष बोल रहे हैं सर, आई एम अ सिंथेसिस रिसर्चर, सो एनी शॉर्टकट फॉर डिटेक्ट एनी रिएक्शन टू आइडेंटिफाई विद? हाँ, प्रैक्टिकली तो देर आर वेरियस मैथड्स, वो तो अलग होते हैं हर्ष, वो आपको ज़्यादा पता होंगे। पर रिएक्शन को डिटेक्ट करने का प्रैक्टिस से पता लग जाता है ओवरऑल की रिएक्शन कौन से प्रकार की है, किस तरह की है। ओके ओके अंशित, ओके नाइस, ओके। प्रैक्टिस के लिए माधवन जस्ट पीवाईक्यू कर लो, अगर पीवाईक्यूज के अलावा प्रैक्टिस चाहिए तो आप मास्टर प्रॉब्लम बुक को ले लो, जस्ट गेट द मास्टर प्रॉब्लम बुक, बहुत अच्छी बुक है, बहुत मेहनत करी है इसमें, आपको बहुत हेल्प रहेगी, है ना? एनसीईआरटी से रिवीजन अच्छा होता है रिकिता, एनसीईआरटी से रिवीजन अच्छा होता है ना? ओके ओके सिद्धार्थ, ओके ओके, सही है सही है। ओके इल्यूमिनाटी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पीवाईक्यू बहुत है, बहुत है। ओके बापूजी, बापूजी, ओके सोनी मलिका, ओके। टेस्ट सीरीज तो ले लेना बेटा, थोड़ा तो खर्चा कर लो, एओटीएस ले लो, थोड़ा तो इन्वेस्ट करो, है ना? ओके, सारे तो पता नहीं, पर पीवाईक्यू कम से कम 5 साल के तो करो, एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो पीवाईक्यू करो ना। पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी होती रहेगी, सब सब होता रहेगा। अब क्या करना है, अब काम यही करना है, लाइव लेना है, सेशंस में आपको हेल्प करनी है, और क्या करना है। टेक्नोलॉजी कभी मैं कमिट कुछ नहीं कर रहा, मैं लाता रहूँगा, जो भी आपके सामने होगा वो लाता रहूँगा, जो अंदर से आएगा वो मैं करता रहूँगा, है ना? 99 परसेंटाइल के लिए मार्क्स डिपेंड वेरी करता है यार, 160 170 से लेके 210 तक वेरी करता है, तो 99 परसेंटाइल के लिए जो मार्क्स हैं वो काफ़ी इट वेरीज। यस संशित, बिल्कुल, एटीपीएंस रॉक, ऑल द एटीपीएंस रॉक, यस एवरीवन। वो भी अच्छी होगी, वो भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं होगी, पर एओटीएस लो तुम, ठीक है? ओके 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 बच्चों, सो दैट इज इट फॉर द सेशन, दैट इज इट फॉर द सेशन टुडे। एंड जो सेशन में स्टूडेंट्स अभी आए हैं, मेक श्योर यार सबका एक एक लाइक तो बनता है, और बस कल मिलेंगे हम हाइड्रोकार्बन के सेशन में, है ना? विल सी ईच अदर इन द हाइड्रोकार्बन सेशन। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।